गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू स्टेप स्टडी सेंटर व यूपीएससी थिंकर पर। आई होप कि आप सभी ने अपनी पढ़ाई, परिवार और सेहत का ध्यान बहुत ही अच्छी तरीके से रखा होगा। एक बात हम बता दें, आप लोग अगर पहली क्लास नहीं देखें तो जाके जरूर पहली क्लास को देखिएगा। क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और कंप्लीट जो आपकी प्लेलिस्ट बनाई जा रही है तो प्लेलिस्ट को भी आप फॉलो कर सकते हैं। और आप उसके पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब ये चैप्टर कंप्लीट होता है उसके बाद जो आपका क्लास होगा, चैप्टर कंप्लीट वाला क्लास होगा, उस चैप्टर में इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, तो वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं तो फिर आगे की ओर। हमने आपको कल कंपनी का शासन तक पढ़ा दिया था, यानी कि 1773 से लेकर 1858 तक पढ़ाया था। आज हम पढ़ाएंगे आपको 1858 से लेकर जो भारत शासन अधिनियम के पहले तक, क्योंकि कल आपका ये चैप्टर कंप्लीट होगा। भारत शासन अधिनियम 1947 वाला और भारत शासन अधिनियम 1935, ये सभी हम आपको पढ़ाने वाले हैं कल। चलिए तो करते हैं हम अपना क्लास स्टार्ट। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए और उस मित्र के पास शेयर कर दीजिए जो मित्र प्लीज जो रियल में यार पढ़ाई करना चाहता है। चलिए तो करते स्टार्ट। हम पढ़ेंगे आज क्या क्या, तो देख लीजिए। हम पढ़ेंगे भारत शासन जो 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1909 का पार्लियामेंटरी सुधार अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919 भी हम आज पढ़ने वाले हैं। इतने टॉपिक ही हम आज पढ़ेंगे। इसके अलावा कल टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, क्योंकि कल आपका इस रिवीजन क्लास भी आप समझ लीजिएगा, रिवीजन भी हम आपका करा देंगे। चलिए तो बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 1858 का भारत शासन अधिनियम। क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से, इस जो पोर्शन है ये 1858 का भारत शासन अधिनियम, क्या क्या बन सकते हैं। सबसे पहली बात तो यही बनेगी कि भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय नाम दे दिया गया। क्या किया गया? भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय नाम दे दिया गया। और लॉर्ड जो कैनिंग थे वो भारत के प्रथम वायसराय थे। भारत के प्रथम वायसराय का नाम लॉर्ड कैनिंग था, इस बात का याद रखिएगा। दूसरा होगा नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट समाप्त कर जो भारत की द्वैध शासन प्रणाली समाप्त, क्या हो गया मित्रों? नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट क्या कर दी? समाप्त कर दी। यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और भारत में द्वैध शासन प्रणाली की समाप्त कर दी गई। और द्वैध शासन प्रणाली के जनक का नाम हम बता दें, फादर ऑफ डबल गवर्नेंस, सर नियोलेन कॉटेस। ये क्वेश्चन आ चुका है मित्रों, याद रखिएगा, लिख लीजिएगा। सर नियोलेन कॉटेस पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, ठीक। इसके अलावा इसमें एक नए पद का सृजन किया गया, जो भारत की राज्य सचिव का जो सृजन किया गया पद, जिसे भारतीय प्रशासन और संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति नहीं थी। यह ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और संसद के प्रति उत्तरदायी था। ये बात भी आपको याद रखना है। नियंत्रण की शक्ति उसमें निहित थी, लिखना है, नहीं थी नहीं, निहित। यानी इसी के अंदर जो भारत की संपूर्ण प्रशासन की जो नियंत्रण की शक्ति क्या थी। और ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और ये भारत की संसद की जो ब्रिटेन की संसद के प्रति उत्तरदायी था। पहला तो क्या काम किया? भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया, यानी लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय रहे। दूसरी बात तो कमेंट कीजिए, भारत के प्रथम, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल जो हैं उनका नाम बताइए, और भारत के गवर्नर जनरल का नाम बताइएगा आप, कौन है कौन नहीं। चलिए आगे बात करते हैं। तो भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय एक समिति का गठन किया गया, जो एक सलाहकार समिति थी। और परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया था मित्रों? भारत सचिव को बनाया गया था। इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान दे लेना है, भूलना नहीं है आप लोगों को। इसके बाद देखेंगे हम कि भैया इस कानून के तहत भारत सचिव की परिषद का गठन किया गया, जो एक निर्मित निकाय थी, जिसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था और मुकदमा किया जा सकता था इसके द्वारा। यानी जहां भी ये मुकदमा चाहे वो कर सकता था, इसके पास ये अधिकार दिया गया था। पहला क्या था टॉपिक? पहला पॉइंट क्या याद करेंगे? वायसराय बनाया। दूसरा टॉपिक क्या याद करेंगे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को खत्म कर दिया भाई, कह दिया कि भाई अब डबल गवर्नेंस काम नहीं करेगी। जरा कमेंट कीजिए, फादर ऑफ डबल गवर्नेंस कौन है, कमेंट करके बताइएगा। और रियल वाले कमेंट में किया कीजिए, वहां लाइव कमेंट में मत किया कीजिए, लाइव कमेंट का कोई मतलब नहीं है। आप लोग रियल कमेंट किया कीजिए तो हम देख पाए सही बता रहे गलत। भारत सचिव की सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय निकाय या फिर परिषद का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष भारत सचिव को बनाया गया। और इस कानून के तहत भारत सचिव की परिषद का गठन किया गया, जो एक निर्मित निकाय थी, वो इंग्लैंड और भारत में क्या कर सकता था? मुकदमा करने का अधिकार रखता था। बात करेंगे इसके आगे वाले जो 1861 का भारत परिषद अधिनियम की। तो इस अधिनियम में क्या हुआ? सबसे पहले याद रखिएगा, इसने वो भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की। किसने? 1861 के भारत परिषद अधिनियम ने भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की, जिसमें 3, जिनमें बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और संत दिनकर राव को 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने इसमें शामिल किया। कौन कौन ने?
1862 में, याद रखिएगा, हाईलाइट कर रहा हूं मैं, घबराने की जरूरत नहीं है। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने बनारस के राजा पटियाला के महाराजा सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया। और इसके अलावा बात करें तो बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और जो बिहार, जो पंजाब में 1862, 1866 और 1897 में विधान परिषद का गठन किया गया। याद रखिएगा, सबसे पहले बंगाल में 1862, फिर उसके बाद उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत 1866 और फिर पंजाब में 1897 में विधान परिषद का गठन किया गया। इसने वायसराय को परिषद में कार्य संचालन के लिए अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्तियां प्रदान की। इसने लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को भी मान्यता दी। क्या? इसने 1859 में प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को भी मान्यता दी। इसने पुनः बंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसी यू को विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुभारंभ की। क्या? इसने पुनः बंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसी यू को विधायी शक्तियां देकर, यानी कि कब हटाई गई थी? याद रखिएगा, आपको मालूम होगा कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था ना, उसके माध्यम से इसको हटाया गया था। उन दोनों की शक्तियों को बंगाल के अधीन कर दी गई थी। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ? इस वाले में, किस वाले में? याद रखिएगा, 1861 वाले में, कि भाई कह दिया तुम दोनों, फिर ठीक है भाई तुम लोग आ जाओ यार, गलती हो गई थी, वो ये कह रहे थे। क्योंकि 1773 में जो गलती हुई वो कहने लगे लॉर्ड कैनिंग जी कोई बात नहीं यार, वो तो थोड़ी हो जाती है, घर का मामला है, आ जाओ फिर से। तो बंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसियों को फिर से इनकी विधायिका शक्ति देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुभारंभ की। इसने वायसराय को आपातकाल में संस्तुति कर अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी और ये शक्ति मात्र 6 माह ही होती थी। यानी अध्यादेश जारी करने की जो अवधि होती थी वो मात्र 6 माह। 6 माह बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। माह का नाम याद रखिएगा, माह मतलब होता है महीना, और महीने बहुत बार आ चुके हैं पेपर में, पूछा जाता है 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 10 महीना, 12 महीना, और तुम लोग फिर वहां से मुंह उठा के आ जाते हो, पता ही नहीं था कौन सा महीना था। ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं मित्रों। तो 1861 में क्या हुआ? सबसे पहली बात तो यही हुई कि लॉर्ड कैनिंग ने सबसे पहले जो इस भारतीयों का प्रतिनिधित्व शामिल किया, जिनमें बनारस के राजा पटियाला के महाराजा सर दिनकर राव। किसने? लॉर्ड कैनिंग ने। दूसरी बात, बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में 1862, 66 और 97 को क्या किया गया? विधान परिषद का गठन किया गया। तीसरी बात हो जाएगी, इसने पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी। और पोर्टफोलियो का मतलब मैंने बताया था, जरा कमेंट कीजिएगा क्या होता है, नहीं मालूम होगा तो मैं बताऊंगा आपको फिर क्या होता है। इसके बाद बंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसियों को कह दिया भाई आ जाओ यार, घर की बात थी। इसके बाद उन्होंने कहा कि भाई आपातकाल में जो वायसराय थे उनको संस्तुति करने, अध्यादेश जारी करने की जो अवधि थी वो मात्र 6 माह होती थी। ये बात भी इसमें आप ध्यान रख सकते हैं। अब बात करेंगे हम 1892 का अधिनियम की विशेषताओं की। तो इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद की में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। क्या किया गया? इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय परिषद में अतिरिक्त सदस्य संख्या बढ़ाई गई। और अगर बात करें तो इसने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका का प्रश्न का उत्तर देने के लिए भी अधिकृत किया। यानी कि जैसे अभी आप देखेंगे बजट जो होता है ना, उस पर बहस कर सकते हैं और उसके आप लोग को जवाब भी देने होते हैं सरकार को। तीसरा होगा इसमें केंद्रीय विधान परिषद बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए क्या हुआ? गैर सरकारी सदस्यों के लिए नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान किया गया। इसके अलावा प्रांतीय विधान परिषद में गवर्नर को, जिला परिषद, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदारों, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की सिफारिश पर गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति करने की शक्ति थी। इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद दोनों को गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक सीमित और परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया। हालांकि इस शब्द में याद रखिएगा, इसका बहुत इंपॉर्टेंट शब्द बन जाता है यहाँ पे, इसमें चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। ठीक ना, भूलिएगा नहीं, किसमें क्या नहीं किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि क्या 1892 के अधिनियम में चुनाव शब्द का प्रयोग किया गया था या फिर चुनाव शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया था? तो कहीं नहीं किया गया था। याद रखिएगा 1892 में ना तो बजट शब्द का प्रयोग संविधान में किया गया है, ना है तो संघ शब्द का प्रयोग किया गया है, ना ही संघीय शब्द का प्रयोग किया गया है। बहुत सारे ऐसे शब्द जिनका प्रयोग कहीं नहीं किया गया संविधान में, और सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और बच्चे वहां पे आ जाते हैं मुंह गिराए कि बने ही नहीं सर, अब क्या करें। तो भाई बनेगा, पढ़ लो थोड़ा सा, बन जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। बात करेंगे हम 1909 के अधिनियम की विशेषताएं की, जिसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। क्योंकि जो मार्ले रहे हैं मित्रों, इनका भी आपको ध्यान रखना है और मिंटो भी याद रखिएगा। ठीक ना, तो इसने केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषद में आकार में वृद्धि की। इनकी संख्या 16 से क्या कर दी? 60 कर दी। यानी कि इनने कहा कि भाई ठीक है कोई नहीं,
इनने कह दिया चलो थोड़ा संख्या बढ़ा देते हैं हम, तो इनने 16 से 60 यहाँ पे विधान परिषद के जो सदस्य थे उनकी संख्या बढ़ा दी। और इसने केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखने के लिए प्रांतीय परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति थी। यानी कि इसने कहा केंद्र में तो आप भाई सरकारी बहुमत को आगे नहीं कर सकते, सरकार के ही दल जो दलाल रहेंगे वही आगे रहेंगे, लेकिन अगर आप चाहें राज्य में तो अपने जो दलाल दल्ले को अपने आगे यानी ज़्यादा वहाँ पे नियुक्त हो सकते हैं। इसके अलावा इसने दोनों स्तर पर विधान परिषद की चर्चा का कार्यों को बढ़ाया और उदाहरण के तौर पर अनुपूरक प्रश्न पूछने में, बजट का संकल्प रखना आदि वहाँ किया गया। यानी कि इसने कहा कि राज्य पर और केंद्र पर जो बजट है ना उनको अलग अलग करने की शायद मेरे ख्याल से बात कही, और इन्होंने कहा कि आप वहाँ पे चर्चा भी कर सकते हैं। इस अधिनियम ने पहली बार किसी भारतीय को, याद रखिएगा, इस अधिनियम ने पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया, और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जिन्हें विधि सदस्य बनाया गया था कार्यपालिका के प्रथम भारतीय सदस्य होने बने और उन्हें विधि सदस्य बनाया गया। याद रखिएगा पहली बार 1909 के अधिनियम के माध्यम से सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को क्या बनाया गया था, गवर्नर एवं वायसराय की कार्यपालिका के प्रथम भारतीय सदस्य जो थे उनका नाम है, क्या नाम है बच्चों, कमेंट कर दो, मैंने आपको बता दिया है, मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि आपका रिवीजन भी तो होना जरूरी है। पांचवा होगा इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रावधान किया, क्योंकि इस अधिनियम ने क्या किया कि जो मुसलमान थे वो मुसलमान को ही वोट डाल सकते थे, और मुस्लिम मतलब मुसलमान को ही वोट डाल सकते थे और कोई वोट नहीं डाल पाता था। और इसको भाई श्रेय किसको जाता है, तो लॉर्ड मिंटो को जाता है। इसलिए याद रखिएगा लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक कहा जाता है। पूछा जा चुका है कई बार, नहीं तो बनेगा नहीं, फिर मत कहिएगा सर बना नहीं, तो याद रखना है लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक कहा जाता है। यानी कि सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक कौन है, तो लॉर्ड मिंटो है। कमेंट में आंसर बताइए, ऑफिशियल कमेंट आपको देखना है। हम बात करेंगे हम भारत शासन अधिनियम 1919 की। उस समय जो पीएम लॉर्ड जॉर्ज थे, कौन थे उस समय के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, पीएम लॉर्ड जॉर्ज। और बात करें तो मॉन्टेग चेम्सफोर्ड अधिनियम भी इसको कहा जाता है। 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि भाई हम भारत पे कब्जा वब्जा नहीं कर रहे हैं, हम तो भारत को क्या कर रहे हैं, उत्तरदायी सरकार बना रहे हैं कि भाई भारत में अच्छे से सरकार चलने लगे। और क्रमिक रूप से 1919 में भारत शासन अधिनियम बनाया गया जो 1921 में लागू हुआ। क्या, भारत शासन अधिनियम 1919 बनाया गया जो 1921 में लागू हुआ। बनाया गया था 1919 में, लेकिन लागू कब हुआ, याद रखिएगा 1921 में लागू हुआ था। बात करेंगे हम भारत शासन अधिनियम 1919 की। उस समय के प्रधानमंत्री तो मैंने आपको बता दिए, पीएम लॉर्ड जॉर्ज थे, और इसे मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। इसने क्या किया कि केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची को क्या किया, पृथक पृथक कर दिया। यानी राज्य सूची और संवर्ती सूची, जो संवर्ती सूची अलग होती है, राज्य सूची, संघ सूची और राज्य सूची को अलग अलग कर दिया। क्या किया इसने, संघ सूची और संवर्ती सूची को अलग अलग। तो आप लोग कमेंट करके ये बताइए कि अभी वर्तमान में संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची में कितने कितने विषय हैं मूल सूची में। बात करेंगे केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी अपनी सूचियों को विषयों पर विधान बनाने का अधिकार दे दिया। यानी कि कह दिया भाई तुम अपनी राज्य सूची में अलग कानून बना लो, हमें कोई मतलब नहीं है, तुम अपनी केंद्र सूची में अलग कानून बना लो, हमें कोई मतलब नहीं रहेगा। लेकिन सरकार का ढांचा केंद्रीय और एकात्मक ही बना रहा। यानी ऐसा नहीं कि राज्य अपने आप को 30 मार्कान समझ लगे, वो एक अलग था मैटर, ठीक ना। इसने प्रांतीय विषयों को पुनः 2 भागों में बांटा, जिनमें एक थे आरक्षित और दूसरे थे अनारक्षित। यानी कि आपको खुद मालूम है रिजर्व और अनरिजर्व। चलिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए। इसमें क्या हुआ मित्रों की जो आरक्षित विषय थे ना उसमें गवर्नर का शासन होता था। यानी कि जो रिजर्व है यानी उनमें कोई और हस्तक्षेप नहीं कर सकता था, माने उसमें गवर्नर का शासन होता था। और अगर हम बात करें जो अनारक्षित विषय थे या जो आरक्षित तो थे वो गवर्नर के शासन में, लेकिन जो अनारक्षित थे उन्हें गवर्नर की कार्यपालिका परिषद की सहायता से क्या किया जाता था। थोड़ा बच्चों ऑडियो में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्या है रास्ता है तो आवाज आ जाती है। चलिए बात करेंगे हम इसके बाद जो आरक्षित विषय अनारक्षित थे उन पर गवर्नर की कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करते थे, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। शासन की इस करीब स्थित व्यवस्था को ध्वस्त शासन व्यवस्था भी कहा गया। यानी एक खराब शासन व्यवस्था थी क्योंकि इसमें कोई उत्तरदायी नहीं होता था। भाई आतंकवादी हमला हो गया हम थोड़ी जिम्मेदार हैं, ये हो गया हम थोड़ी जिम्मेदार हैं। लेकिन अगर हम बात करें आरक्षित विषयों की तो भाई तुमने योजना चला दी, हाँ भाई हम जिम्मेदार हैं। समझ पा रहे होंगे अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।
आरक्षित मतलब जिसको आप जिम्मेदारी लेंगे और आपके अंडर में है। अनारक्षित मतलब जिसकी आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे, आपके अंडर में नहीं है, वो विषय कहलाए। उसके बाद इस अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था की प्रारंभ की। किस अधिनियम में? भारत शासन अधिनियम 1919, लेकिन 21 में चालू हुआ, 19 में पारित हुआ था। पूछा जाता है कि किस वर्ष सबसे पहले हमारे भारत में वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ था, तो भारत शासन अधिनियम 1919 में कर, शिक्षा एवं संपत्ति के आधार पर आपको वोट डालने का अधिकार दिया गया था, याद रखना। साथ ही साथ इसी ने पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की, यानी कि प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था, यानी इसी ने लोकसभा और राज्यसभा की व्यवस्था प्रारंभ की थी, याद रखिएगा। और इसने वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 का भारतीय होना आवश्यक कर दिया, यानी जो 3 थे उनको छोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा बात करें तो इसमें सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों और आंग्ल भारतीयों को यूरोपियों के लिए पृथक पृथक निर्वाचन व्यवस्था सिद्धांतों को विस्तारित किया। संपत्ति, कर, शिक्षा के आधार पर 3 प्रकार से क्या लोगों को वोट डालने का अधिकार दिया गया। इस कानून में लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन हुआ और भारत सचिव के कार्यों को उच्चायुक्त में स्थानांतरित कर दिया। क्या? लंदन में 1919 की बात, खैर 21 में हुआ होगा, उच्चायुक्त का कार्यालय का सृजन हुआ। इसी के द्वारा 1926 में सिविल सेवकों के लिए संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। केंद्रीय बजट के राज्य के बजट से अलग कर दिया गया। किसके माध्यम से? भारत शासन अधिनियम 1919 के माध्यम से, लेकिन 21 में पारित हुआ। आंसर हमेशा 1919 लगता है, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1919 ही आंसर में लगाना होता है। एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसे 10 साल बाद जांच करना था कि भाई उसके द्वारा जो कार्य या जो भी नियम बनाए गए वो किस प्रकार कारगर रहे, किस प्रकार लाभ रहे, ये बात यहाँ पे देखने को मिलेगी। मुख्य रूप से जो बातें हैं मैंने हाईलाइट कर दी हैं, और मुख्य रूप से देखो यार, सिंपल सी बात है, कोई ज़्यादा वो नहीं है, कंफ्यूज वाला बात नहीं है। संपत्ति कर, शिक्षा के आधार पर वोट डालने का अधिकार, लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में हो जाएगी। बजट का राज्यों से अलग किया भारत शासन 1919 में। और आपको कहिएगा तो द्विसदन व्यवस्था कब स्टार्ट की गई, तो भारत शासन अधिनियम 1919 के माध्यम से इसको फिर से स्टार्ट किया, लोकसभा और राज्यसभा को अलग अलग कर दिया गया। और इसने वायसराय की कार्य परिषद के लिए 6 सदस्यों में से 3 को भारतीय होना, यानी कि कमांडर इन चीफ छोड़ के 3 का भारतीय होना आवश्यक कर दिया। कितनी सिंपल सी बातें हमने आपको बताई हुई हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं मित्रों। तो प्यारे मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और आप हम पे विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि हम 2 बार यूपीएससी सीडीएस रिटर्न क्वालिफाई कर चुके हैं। वो तो क्या है, उतना अच्छा हम इंग्लिश नहीं बोल पाते, और हम खुद अपनी जो गलती होती है उनको हम खुद कहते हैं कि ये मेरे अंदर कमी है। जो कमी होती है मैं खुद कहता हूँ आप दूसरे टीचर से पढ़िए। उस टीचर का नाम भी बताते, कौन सा टीचर बहुत अच्छा है जो आपको पढ़ा सकता है उस लेवल का, जो रियल में पढ़ाता है। और आप बहुत सारे यूपीएससी टॉपर से भी मिलेंगे या टॉपर के इंटरव्यू देखेंगे तो वो भी आपको यही जानकारी बताते हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और एक मित्र को शेयर कर दीजिए जो मित्र रियल में यार पढ़ाई करना चाहता है यूपीएससी सीएससी 2022-23 के लिए। ठीक है, तो मित्रों मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो कैसा बना, क्या और सुधार करें हम इस वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू।